ओके, दिस इज योर स्कीम। ठीक है, तो स्कीम में अपन ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस एक छोटा सा डिस्कशन है। दिस इज आवर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे 70 मार्क्स टोटल आपका जो थ्योरी होगा, मिड सेम होंगे 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स का क्विज रहेगा। तो 20 + 10 टोटल 30 मार्क्स का आपका, आप कह सकते हैं मिड सेम के मार्क्स हैं आपके 30 मार्क्स जो जाते हैं हमारे यहाँ से। तो हम 20 मार्क्स के मिड सेम कंडक्ट कराते हैं, 2 मिड सेम 1 और मिड सेम 2। ठीक है, फिर उनके एवरेज हम लेके उनको 20 में से फ्रीज करते हैं, और क्विज 10 मार्क्स ऐड करते हैं। तो क्विज जनरली हम जो प्रैक्टिकल होता था तो उसके टाइम पे जो वाइवा वॉइस लेते हैं, उसी टाइम पे क्विज कंडक्ट करा लेते हैं। ठीक है, और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। उसके बाद होता है टर्म वर्क, लैब वर्क एंड सेशनल। इसके 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो आप लैब में काम करेंगे, अपनी फाइल प्रिपेयर करेंगे, और आप जो मेरे असाइनमेंट करेंगे, उसके टोटल 20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 150। इसमें एक चीज मिसिंग है अभी, इसमें जो प्रैक्टिकल का एंड स्लॉट है वो 30 है, जो यहाँ पे है, जो मैंने आपको टोटल बता दिया। तो ये 30 मार्क्स वो हैं जो आपका वाइवा होता है एंड में। ठीक है ना, और ये 20 मार्क्स वो हैं असाइनमेंट के, और जो आप लैब में काम करते हैं उसके। तो टोटल हो गया 50 मार्क्स। तो 100 + 50 यानी कि 150 का आपका टोटल पेपर होगा। इज इट ओके विद एवरीवन? इज इट ओके विद एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। अब अपना सिलेबस देख लें। सिलेबस में यहाँ पर होता है आपका यूनिट 1, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसको अपन स्टार्ट करेंगे आज ही। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, टफनेस, फटीग, क्रीप, बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन, कंप्रेशन, और स्ट्रेसेस क्या होती हैं, हुक्स लॉ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर, बल्क मॉडुलस, ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट आएगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो अपन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोहर सर्कल, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और कंबाइंड बेंडिंग टॉर्शन क्या होता है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और स्ट्रेसेस इन थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल। ठीक है, फिर यूनिट 3 होती है टॉर्शन इन शाफ्ट्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट है बेंडिंग के बारे में, जिसमें प्योर बेंडिंग है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो जो आज बच्चे सुबह आए होंगे लैब की क्लासेस में, तो मैंने पहली जो एक्सपेरिमेंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफ्लेक्शन मेथड से। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। और तो कोई इशू नहीं जिसने ज्वाइन नहीं करी क्लास, क्योंकि उनकी अभी क्लासेस होनी है कल परसों नरसों में। तो दिस इज another important part, deflection of beam. And then last unit is theories of failures. यहाँ तक कोई दिक्कत है सिलेबस समझने में? नो सर। नो सर। वेरी गुड। 5 यूनिट है। एक यूनिट हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़नी है, दूसरा हमको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, तीसरा हमें टॉर्शन के बारे में पढ़ना है, फोर्थ में हमको ये पूरा प्योर बेंडिंग और डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, उनको मैंने बहुत अच्छे से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ाया है। ठीक है, मैकेनिकल बैच भी पढ़ चुका है मुझसे। The same shear and bending moment forces we will be determining in this part also, in this course also. ठीक है, तो ये हो गया, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हो गई, अपनी लास्ट यूनिट हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज अपन डिस्कस करते हैं, सीओ एंड पीओस। ठीक है, ये सीओ और पीओस एक्चुअली फैकल्टी के लिए असेसमेंट का एक तरीका है। ठीक है, उससे ये असेस किया जाता है कि मेरा जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था वो मैंने कितने परसेंटेज अचीव किया है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन तुम लोगों के लिए ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर इनमें से कोई भी एक सीओ अगर तुमने अटेंड नहीं करा, तो उसका परसेंटेज कम किया, तो
तो यू विल बी काउंटेड एज कि भाई ये मेरा सीओ अचीव नहीं हो पाया। हमें हर सीओ को अचीव करना है। अब ये सीओपीओ थोड़ी टिपिकल चीज है तुम लोगों को समझने के लिए, बट मोटे मोटे तौर पर ये समझो कि जैसे मैंने CO1 को डिनोट किया, आइडेंटिफाई द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एप्लीकेबल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा फर्स्ट यूनिट से, तो जब मैं फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन दूंगा तो वो किस सीओ से अटैच होगा, जाके मेरे कोर्स आउटकम CO1 से अटैच होगा। तो यानी किसी बच्चे ने फर्स्ट यूनिट 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स गेन कर लिए, तो यानी कि उसने 80% गेन कर लिया CO1। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट यूनिट में मान लो 0 मार्क्स अटेंड किए, तो उसने CO1 कितना अटेंड किया? 0। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रही है व्हाट इज COPO? Yes, sir. ठीक है, तो PO होता है प्रोग्राम आउटकम। जब ये हमें CO मिल जाते हैं तो इसको हम प्रोग्राम आउटकम से अटैच कर देते हैं। प्रोग्राम आउटकम होता है जैसे कि आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं अपने कॉलेज में, जैसे कि हम BE या BTech मैकेनिकल कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, BE हमारा प्रोग्राम है, BE या BTech या ME या MTech ये प्रोग्राम होता है। और कोर्स आउटकम क्या होता है? जो हम सोम चला रहे हैं, दिस इज माई कोर्स, और इसमें से मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट इज माय आउटकम, कि मेरे स्टूडेंट्स ये सीखें कि व्हाट इज वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ मटेरियल कैसा होगा, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शन एंड शाफ्ट कैसा होगा, थ्योरी ऑफ बेंडिंग शेयर कैसी होगी, एनालाइज ऑफ स्ट्रेंथ कॉलम अंडर वेरियस कंडीशन, आइडेंटिफाई वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होंगे। दिस इज माय डिजायर टू अचीव दिस COs। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आई? Anyone? No, sir. Anyone? No, sir. Okay, तो let's start with Unit 1। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये समझना, आपके जो ये सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस ये अचीव करना है कि जैसे मेरी Unit 1 है, तो Unit 1 मेरी CO1 से अटैच हो जाएगी। तो Unit 1 में मुझे कुछ परसेंटेज मार्क्स गेन करने, अगर मैंने 50% मार्क्स गेन कर लिए, सपोज करो मिड सेम 1 में Unit 1 आती है 100%, यानी 20 मार्क्स की आती है, तो आपने 20 मार्क्स यानी 100%, तो आपने उसमें से 10 मार्क्स अचीव कर लिए, यानी कि CO1 आपने कितना अचीव कर लिया? 50%। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए इस चीज को। Is it okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start our class with properties. Okay, so मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम ये प्रॉपर्टीज क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज है। मेरा नोटपैड दिख रहा है सबको अभी स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes. नोटपैड दिख रहा है? Yes, sir. ब्लैंक दिख रहा है या कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है सर, Blank है blank. ब्लैक दिख रहा है? Yes, sir. देखो अब शायद आएगा उसमें। आ गया सर. सर। ओके ओके, तो मैंने ये आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बताऊंगा कि हम क्यों। तो लेट्स टॉक अबाउट यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। Actually, who we are? Humans. Mechanical engineers. Engineers. कॉमन है सब्जेक्ट, ठीक है। तो वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। ई डिजाइन, हम क्या करते हैं?
डिजाइन, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ठीक है, वी आर सिविल इंजीनियर्स, वी डिजाइन buildings, roads, and many more. For designing, what is required? Material, Knowledge of the material. yes or no? Yes, sir. Sir. Yes. We required material. ठीक है ना, कुछ भी चीज डिजाइन करनी है तो हमको मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब we require knowledge of material. Suppose a mechanical engineer design shaft. So if I ask which material you will use, metal, timber, concrete, your answer will be metal. I will ask why. You will say, sir, metal is good in torsion and shaft is subjected to torsional forces. Idea मिला? Why Yes, we are studying this course? Yes, sir. अब सिलेबस देखो, अगर तुम सब्जेक्ट का, सोम का, तो फर्स्ट यूनिट में बोलता है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता चलेगा कि टिम्बर की क्या प्रॉपर्टी है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के साथ आप फोर्सेस भी समझ रहे हो, उसमें एक्सियल फोर्सेस है, टॉर्शनल फोर्सेस है, बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्सेस हैं। किस फोर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड रहेगी। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ा था अपन ने, स्ट्रेसेस के बारे में। अब कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई मटेरियल है, दिस इज माय मटेरियल, इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू फोर्स P किलो न्यूटन, तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस तरीके से लोड लगेगा तो उसमें बेंडिंग होगी, दिस इज डिफ्लेक्शन। बेंडिंग हो रही है, ये मोमेंट लगे हुए हैं, दिस इज माय बेंडिंग। ट्विस्टिंग होगी, इसलिए वी विल स्टडी प्योर बेंडिंग एंड टॉर्शन। फोर्थ या लास्ट यूनिट की बात करें, फिफ्थ यूनिट की, थ्योरीज ऑफ फेलियर। इसका मतलब है कौन सा मटेरियल कैसे फेल होगा, उसके लिए कौन सी थ्योरी
एप्लीकेबल हैं, गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। नाउ इट इज क्लियर तो यही पुरानी आईडी फिर से रीजॉइन हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो वेरी गुड, अभी तक जो समझाया वो क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। तो इफ समवन आस्क व्हाई वी आर स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो हमारा सबसे पहला आंसर होना चाहिए दैट फॉर डिजाइनिंग वी नीड मटेरियल, and for that we need to understand the various property of material. We need to understand various forces which will act on that material. इसीलिए हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. That's why this subject is useful for both civil and mechanical engineer, because somewhere both the engineers are designing something. आप लोग मेटल में डिजाइनिंग कर रहे हो, तो हम लोग कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में डिजाइनिंग कर रहे हैं. दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड फोर्सेस, और यही चीज मैंने जब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ाया था तब बताई थी कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हमको उन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने फोर्सेस उस पर आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कोई मटेरियल चूज करेंगे. और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, कि भाई अगर जैसे मान लो कोई फोर्स आ रहा है ट्विस्टिंग में, तो मेरा मटेरियल फेल किस में हो रहा है? टॉर्शन में, ट्विस्टिंग में. तो मुझे फिर ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है जो ब्रिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, इसके लिए डक्टाइल नेचर का होना चाहिए, ताकि वो उस ट्विस्टिंग को झेल सके. तो इस तरीके से मैं उसको डिजाइन कर पाऊंगा. तो जहां पर रिक्वायर्ड होगी मैं ऐसा मटेरियल लगा पाऊंगा जो दैट इज गुड इन डक्टाइल, और जहां ऐसी जरूरत होगी जहां मुझे ब्रिटलनेस चाहिए, जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो ब्रिटल नेचर का होता है, तो आई विल यूज कंक्रीट वहां पर. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? यस सर. ओके चलो, तो नेक्स्ट अपन सबने वो भर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस शीट? भर दिया सर. चलो वेरी गुड. सर चलो पहली तो क्लास में कर दिया था, फिर से क्या? करना है? नहीं नहीं, फिर से नहीं, एक ही बार भरना है. ठीक है हम लोग क्या करें, बैच भी वाले? भाई, मैंने दोनों शीट भेजी थी, तुम लोग लेट आए होंगे. सर नहीं भेजी सर. क्या क्या बोल? यस सर, मेरे को भी लिंक शो नहीं हुई सर. कौन बोल रहा है? सिमरन? यस सर, मोहित भी बोल रहा है. तुम लोग लेट ज्वाइन करोगे, ऑल दो चलो मैं इस बार फिर से भेज रहा हूँ, बट तुम्हें पता है आगे से लेट नहीं करना. सर जूम में सर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कह रहा था साइन इन करो, तो साइन इन में टाइम लग गया. चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से भेज रहा हूँ आईडी. अरे आईडी किसी के पास हो तो लिंक भेज दो, बैच और बैच की दोनों की, क्योंकि सर मिल मेरा गई. सिस्टम क्रैश हुआ. फिर से सेंड कर दो चैट बॉक्स में. सर बैच एक ही है. हाँ बैच ए ऊपर लिख देना, बैच ए, और फिर सेंड करना, नहीं तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, ये भेज दिया किसी बच्चे ने, मोहम्मद यासिन थैंक यू, मुस्कान भार्गव थैंक यू. चलो लेट्स स्टार्ट टुडे. इतना समझने के बाद अब अपन प्रॉपर्टीज समझते हैं. ठीक है, तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज लाइक, यहाँ देखें, लाइक इलास्टिसिटी, फर्स्ट पॉइंट. टफनेस, व्हाट इज टफनेस? सर हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, malleability. What is not visible? So the screen is not visible if you're sharing it. Wait a second. I am sharing again. Now is it visible? Yes, sir.
ओके, तो लेट अभी अब तुम लोगों ने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेम में, वहां तुमको ये सब प्रॉपर्टीज बताई गई होंगी, है ना? तो सर जो ये प्रॉपर्टीज बताने का मेन इम्पोर्टेंस अब आई है कि अब जब तुम इन प्रॉपर्टीज के बारे में वहां पढ़े थे, ये एक कलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये अब इसमें सारे तुम फोर्सेस पढ़ोगे, सारे तुम इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, और ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें हमेशा काम आएगा जब भी तुम एक डिजाइन इंजीनियर बनोगे, डिजाइन इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल और इन द सिविल व्हाटएवर। जब भी तुम एक डिजाइन इंजीनियर बनोगे तो सबसे पहला बेसिक थंब रूल यही होता है कि हमें एनालिसिस पता हो, हमें प्रॉपर्टीज पता हो। नाउ व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज तो ये हो गई हमारी कि भाई किस तरीके का मटेरियल बिहेव करेगा, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, या डक्टिलिटी में कौन अच्छा होता है, या ब्रिटलनेस में कौन अच्छा होता है, या कौन सा मटेरियल हार्डनेस में अच्छा होता है। ये प्रॉपर्टीज हो गई मटेरियल की। एनालिसिस पार्ट क्या हो गया? एनालिसिस पार्ट वो होता है जिसमें हम फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं। भाई जब तक तुमको फोर्सेस नहीं पता होगा, जब फोर्स पता होंगे तो उन्हीं फोर्स के लिए तो कुछ डिजाइन करोगे ना, वरना डिजाइन किसके लिए करोगे? तो तुम्हें फोर्सेस पता होना चाहिए। तो दैट इज आवर एनालिसिस पार्ट। जब ये दोनों पार्ट हमारे स्ट्रांग होते हैं तब जाके हम डिजाइनिंग पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग इज द फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप। तो पहली स्टेप क्या होती है? टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सेकेंड स्टेप होती है टू डू द एनालिसिस, मीन्स टू नो द फोर्सेस, एंड अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दीज नॉलेज हम जाके डिजाइन कर पाते हैं कोई चीज। ठीक है? एम आई विजिबल है? सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो जहां भी कभी भी कितना ही पढ़ोगे, आगे चलोगे, आगे सेमेस्टर में, यू हैव टू ऑलवेज डील विथ हुक्स लॉ। अब हुक्स ने एक लॉ दिया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हुक्स लॉ कब वैलिड है? जब लीनियरिटी होगी। We will talk and discuss about this linear term. There are two terminologies. One is linear and one is non-linear. ठीक है? तो to be a good mechanical engineer, you should know about linearity. पेन चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? कलर रेड से दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। एंड ब्लैक से? ब्लैक से भी दिख रहा है सर। Okay, so we will discuss about this linearity little later. First we want to understand what is Hooke's law. Let's Hooke's law states that stress is directly proportional to strain. Is it okay? Stress is denoted by sigma, proportional strain is denoted by small e. When you will open this proportionality sign, this is capital E into small e, where E is constant of proportionality or modulus of elasticity. ठीक, तो my E is modulus of elasticity. Now अब हम क्या करते हैं कि हम इनको स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, और हमने मटेरियल में स्ट्रेस अप्लाई किया और स्ट्रेन को मेजर करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो जैसे फॉर माइल्ड स्टील, जब माइल्ड स्टील का टेस्ट करा जाता है, मैं ठीक है
तो मशीन में अपन क्या करते हैं, उसको मटेरियल को रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं इस तरीके से, देखो मटेरियल को हमने ऐसे एक स्टील लिया और यहाँ पर उसको अटैच कर दिया इस तरीके से, एक रॉड की हेल्प से, और नीचे अटैच कर दिया इस तरीके से, और ये फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा मशीन का डायल गेज और वो सब बना हुआ है, यहाँ पे रीडिंग्स ले सकते हो। फिर यहाँ से एक तार निकलता है और ये कंप्यूटर पे ऐसे डिस्प्ले होता है, दिस इज माय कंप्यूटर। ओके, तो जब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, दिस मोटर, हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऐसे। जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये जो स्पेसिमेन है ये इलोंगेट होगा इस तरीके से। तो इलोंगेट होगा तो जो यहाँ का पार्ट है, जो यहाँ का पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, वो ऐसे हो जाएगा खींचेगा तो। इसको बोलते हैं गेज लेंथ। क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। तो स्ट्रेन क्या होता है, यहां से हम स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर, और मैं कितना लोड अप्लाई कर रहा हूं इसको ये स्ट्रेच करने में, पी वो पता है मुझे, तो यहाँ कंप्यूटर पर एक ग्राफ आ जाएगा इसका इस तरीके से, ऐसा ग्राफ। दिस ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड हियर। लाइक दिस। तो दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। अब ये तुम लोगों ने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर जब तक ये लीनियर होता है, ये इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि इस पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट तक मेरा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है और ये पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट तक इलास्टिसिटी वैलिड रही है। दोनों बहुत क्लोज होते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है। अब भाई जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है वहां पर ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब उसका एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कि अगर मान लो दिस इज माय स्ट्रेस, दिस इज माय स्ट्रेन, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस तरीके से, ठीक है, दिस इज स्ट्रेस और दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक थीटा, एक एंगल फाइंड आउट करोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन ई, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू टेन थीटा। नाउ दिस टेन थीटा इज नथिंग बट व्हाट, ई। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैं E is nothing but this angle. This angle is nothing but E. अगर आपको E मार्क करना पड़े इस डायग्राम के अंदर, तो आप कहाँ मार्क करोगे, इस लाइन का एंगल जो मुझे मिलेगा दैट इज माय E, which is known as modulus of elasticity. अब depending on E of this material, depending on the E modulus of elasticity of this material, मेरा ये कर्व, ये एंगल चेंज होता जाएगा और ये मेरा एंगल चेंज होता जाएगा हमेशा ग्राफ प्लॉट करने का। तो सपोज करो कि मैं अगर कोई कंक्रीट मटेरियल बना रहा हूं
मेरा कंक्रीट मटेरियल इस तरीके से फेल हो जाएगा इस पॉइंट पर। अगर मान लो मैं कोई स्टील मटेरियल में टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी स्टील मटेरियल पे ये ऐसे जाएगा। तो दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है ये, और ये ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है। ठीक है, अब तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर व्हाट इज डक्टाइल एंड व्हाट इज ब्रिटल। तो मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा यहाँ पर, एग्जाम्पल कंक्रीट, ठीक है, chalk, these are my brittle material, my steel wire, mild steel, this is ductile material or brittle। डिफाइन करना है अगर मुझे डिफाइन, तो मैं ऐसे करूंगा कि जो सडन फेलियर होगा दैट विल बी योर ब्रिटल नेचर। जैसे ग्लास, ग्लास को तोड़ते हो तो एकदम से टूट जाता है ग्लास, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज ग्लास। कंक्रीट, अगर आप वायर को देखोगे, स्टील वायर को देखोगे तो वो फेल करने से पहले टाइम लगाता है, यानी कि यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन दैट एंड फोर्स या स्ट्रेस, तो उसके साथ में उसकी स्ट्रेन क्या होगी, बढ़ती रहेगी इस तरीके से। दैट इज नोन एज योर डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करूं ऊपर जाके, तो दिस इज माय ग्राफ ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बात करी जा रही है कि ये इलास्टिक लिमिट तक का पॉइंट है, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है इसमें, और यहाँ पर ये मेरा स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पेन मैं देखता हूँ, हाँ पेन काम कर रहा है इसमें, तो आई जस्ट से कि दिस इज माय स्ट्रेस एंड दिस इज माय स्ट्रेन। सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर मैंने किसी मटेरियल को, ये जो डायग्राम बताता है ये बताता है कि मैंने लोड किया उसको। तो यहाँ पर जो ये वाला एरो जो मार्क होता है दैट इज फॉर लोडिंग। अब आप क्या करते हो, जब मशीन में लोडिंग लगाते हो, तो जब आपका मटेरियल फेल हो गया, मान लो सपोज करो इस पॉइंट पर फेल हो गया, तो अपन क्या करते हैं, उसको अनलोड करते हैं। मतलब कि जो लोड हमने लगा के रखा था, मान लो सपोज करो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन देखी है तुम लोगों ने, सब सिविल डिपार्टमेंट में गए थे लास्ट ईयर। यस सर। यस सर। Yes, sir. कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन देखो ऐसी थी, ऐसा ऐसा एक प्लेट रखा था, फिर उसके नीचे ये मशीन रखी हुई थी, यहाँ पर एक हेड था उसका इसके बीच में, और ये यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ था, ऐसा देखा था मशीन। इसके बीच में अपन ने क्यूब रखा था, कंक्रीट क्यूब। यस सर। फिर Yes, अपन sir. ने Yes, sir. लोड दिया था इसको, तो इसने इसको दबाना शुरू कर दिया था, कंप्रेस करना शुरू कर दिया था इसको, ठीक है। यस सर। दैट टूट इज गया नोन था। एज, हाँ टूट गया था। जब ये टूट जाता है तो यहाँ पर जो डायल गेज देखा होगा वो वापस आने लगता है रिवर्स डायरेक्शन में, यस Yes, सर। उस चीज को बोलते हैं अपन अनलोडिंग। तो दिस इज माय लोडिंग एंड दिस इज माय अनलोडिंग। तो देखो यहाँ पर इसी चीज को दिखाया गया है कि ये लोड हुआ, फिर बी पॉइंट से इसको अनलोड किया गया, ठीक है। तो ये लोडिंग और ये अनलोडिंग, ये लोडिंग ये अनलोडिंग, और जब इस तरीके का ग्राफ बनता जाता है, इस तरीके का ग्राफ बनता जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन हिस्टेरेसिस लूप। और ये एक्चुअली इसके अंदर का जो एरिया होता है दैट डिनोट्स एनर्जी लॉस। व्हाट डज इट डिनोट्स? एनर्जी loss. लॉस। इसको क्या Energy loss. बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। जब लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग बार बार होती है, तो ये जो बीच का एरिया होता है वो क्या डिनोट करता है? एनर्जी लॉस। समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अब अपन इस चीज को हटाते हैं यहाँ से, सारी चीजों को, और अपन समझते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑल्दो अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो
कुछ नहीं है, बस ये जो कर्व में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां तक वो इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बहुत आसपास में होती है, तो जब तक मटेरियल इलास्टिक लिमिट फॉलो करता है तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड ओरिजिनल डायमेंशन आर रिकवर्ड। दिस इज माय इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी कि अपन जैसा कि रबर बॉल को देखते हैं, ठीक है, तो अपन कोई रबर बॉल को भी नहीं, सॉरी रबर बॉल गलत है, जैसे आप रबर को देखते हैं, जो आपका रबर होता है ना जिससे आप रब करते हो, तो आप उसमें देखोगे उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप खींचोगे और जैसी लोड उसमें से हटाओगे तो वापस अपना रीगेन कर लेगा शेप को, तो दैट इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। व्हाट डज इट नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके आगे लोड लगाते हो तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन है ना। और प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी क्या होती है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, मैं कहाँ लिखूं सर, जगह ही नहीं बच रही। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड में मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो मैंने माइल्ड स्टील का कर्व बनाया था इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन था यहां तक, ये कौन सी रेंज थी, रेंज बताओ, रेंज याद है तुम लोगों को। दिस इज माय इलास्टिक रेंज, वेरी गुड, इलास्टिक रेंज। और दिस इज व्हाट, प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज या प्लास्टिक डोमेन, जो भी बोलना चाहो, प्लास्टिक जोन, ठीक है। अब इसके सेवरल पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट अलग है, इनको एक साथ मर्ज नहीं कर देना। दिस इज अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट, दिस इज प्लेटू, इनको सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज अल्टीमेट फेलियर पॉइंट, ठीक है, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज माय इलास्टिक रेंज एंड दिस इज माय प्लास्टिक रेंज। अब मैं ये कह रहा हूं कि इलास्टिक रेंज में ये ग्राफ कैसा बना हुआ है, दिस इज लीनियर, यस सर, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या है अपनी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन लग रही है। एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू ई, यू कैन कंपेयर बोथ द इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मान लो मैं इस प्लास्टिक जोन को भी लीनियर अज्यूम कर लूं, दिस इज माय आइडियलाइज्ड ग्राफ, आइडियलाइज्ड ग्राफ, ऐसा है नहीं पर मैंने आइडियलाइज्ड कर लिया, तो इस ग्राफ को बोलते हैं बाइलीनियर। ये भी लीनियर है इलास्टिक जोन में और प्लास्टिक जोन में भी लीनियर है। आप समझ गए। सर वन कॉमन पॉइंट इन इलास्टिक जोन एंड प्लास्टिक जोन। वन कॉमन पॉइंट, यस सर। इस तरीके से कॉमन पॉइंट, एक मिनट होल्ड करना। हेलो सर जहाँ पे इलास्टिसिटी खत्म हो रही है वहीं से प्लास्टिसिटी चालू हो रही है। मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा क्लास। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से पूछो। सर वन कॉमन पॉइंट इन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। कॉमन पॉइंट, यस सर। कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, एक स्ट्रेन रिलेटेड, अगर तुम कंपेयर पूछ रहे हो कि अपन किस पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो ये वाला पॉइंट होता है, स्ट्रेन वाला। मैं अभी आगे जब वो अपन पढ़ेंगे तो उसको बताने वाला था, शायद इसमें नहीं लिखा है, वेट अ सेकंड मैं बताता हूँ। जो कॉमन पॉइंट रहता है, एक मिनट, कॉमन पॉइंट एस, देखो दोनों अलग अलग है, बस एक का कॉमन पॉइंट ये रहता है कि प्लास्टिक जोन में अपना जो चला गया तो वो रीगेन नहीं करेगा अपना शेप, और इलास्टिक में रहेगा तो वो रीगेन करेगा अपना शेप, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा डक्टिल, ये जो मैं स्ट्रेन वाली बात बताने वाला था, स्ट्रेन इज 5% ग्रेटर देन 5% है तो इट विल बी अ डक्टाइल, और स्ट्रेन इज लेस देन 5% है तो वो ब्रिटल। जो स्ट्रेन वाला पॉइंट बता रहा था वो डक्टाइल और ब्रिटल के लिए रहता है। तो अगर अपन इस केस में अगर अपन समझना चाह रहे हैं विच वन इज डक्टाइल और विच वन इज ब्रिटल, तो उसको समझने के लिए हम ग्राफ्स को देख के ऐसे समझ सकते हैं, बाय लुकिंग एट ग्राफ यू कैन आइडेंटिफाई कि इट इज फॉर डक्टाइल
और इट इज फॉर ब्रिटल। तो उसको समझने का आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये होता है कि जो ग्राफ दिस इज माय इलास्टिक डोमेन और दिस इज माय प्लास्टिक डोमेन, तो जितना ज्यादा वो प्लास्टिक डोमेन में होगा, ठीक है, दैट इज द, उसको कहते हैं निशानी ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल अच्छा। मटेरियल की पहचान है कि वो प्लास्टिक डोमेन में होगा, प्लास्टिक डोमेन में भी होगा। जैसे कि अपन कंक्रीट का ग्राफ बनाते हैं, कंक्रीट का ग्राफ ऐसे ही खत्म हो जाता है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, तो वो फेल कर जाता है यहाँ पर। तो वो एक तरीके से नॉन लीनियर है, लेकिन वो अपना इलास्टिक जोन में ही है, फिर प्लास्टिक जोन में उसमें कुछ होता नहीं है, नथिंग। तो दैट मीन्स इट इज अ निशानी ऑफ, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिटल ग्राफ। मतलब कि मटेरियल हमारा कैसा होगा, ब्रिटल नेचर का होगा। अगर वो डक्टाइल नेचर का होगा तो उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी, लाइक दिस। अगर मैं ऐसा माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पर देख के हमें क्या लग रहा है कि मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो मेरी स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। तो मेरा ये देखो स्ट्रेस का मार्क बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ गया और फ्रैक्चर यहाँ जाके हो रहा है कहीं पर। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डक्टाइल मटेरियल, कि भाई मटेरियल ने फेल होने से पहले अपनी फुल स्ट्रेन को यूज करा। स्ट्रेन मतलब यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है, देखो ज्यादा है स्ट्रेन की वैल्यू, और वहीं पर अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ एज कंपेयर टू दिस, लाइक दिस, तो यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है। अगर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम है तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ब्रिटल ग्राफ, मतलब ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ हो गया, ठीक है, कि वो पहले ही जल्दी ही फेल हो गया ज्यादा उसमें। अब जैसे तुम इसको आइडियलाइज कर सकते हो रबर बॉल या कॉर्क बॉल, तो कॉर्क बॉल को तुम खींचोगे तो टूट जाएगा, वो चौक को खींचोगे तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन वहीं वायर को खींचोगे तो टाइम लगाएगा टूटने से पहले। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो Yes, तो sir. Yes, sir.